इतना गुस्सा क्यों है जलील साहब? आप एक भी टिकट ही नहीं दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, भाजपा आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी। वो मुसलमानों को देखकर कहते थे कि ये हिरवा सांप है करके, ये हरा सांप है बोल के। पहली मर्तबा रमजान ईद के मौके के ऊपर ईदगाह में आए। तो आपने एक ऐसी पार्टी को क्यों ज्वाइन किया जिसके नाम में मुस्लिमीन है, एक धर्म का नाम है? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता बंदिश में है? अब तो दिल्ली का एक एमपी खड़े रह के है तो ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो मुसलमानों को है तो गालियां देता है। स्पीकर वहाँ पे बैठे बैठे देखते रहते हैं उसमें। उन्हें बोलता बाद में सॉरी, तो स्पीकर साहब बोलते ओके माफ कर दिया। आपने चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को, देखिए मेरा पानी नहीं मिल रहा है मेरे। मैंने चिट्ठी नहीं, मैंने पार्लियामेंट के अंदर वो मौजूद थे जब मैंने ये भाषण किया। अगर बुला लेते तो क्या प्रॉब्लम था? और कंगना रनौत को बुलाने में आपका इंटरेस्ट क्या था? तस्लीमा नसरीन एक ऑथर हैं, वो औरंगाबाद आती, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया आपको, वो अजंता एलोरा जाना चाहती थी, क्या वजह थी? बिहार के औरंगाबाद चलता है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद इसलिए नहीं चलता है कि यहाँ पे तुम्हारे को अपनी घटिया राजनीति करने की थी। नुपुर शर्मा को अगर फांसी देनी है तो औरंगाबाद के किसी चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। उस बयान को इतना इन्फ्लेमेटरी माना गया कि वैसे साहब ने कहा कि पार्टी का स्टैंड नहीं है। कन्हैया लाल की जो किलिंग हुई उदयपुर में, आपको क्या लगा उस घटना के बाद? आपने कहा कि तुम क्यों समझ रहे हो कि तुम कुत्ते हो? हाँ सही है। किसको कह रहे थे? औरंगाबाद का नतीजा प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? देश का सबसे बड़ा जश्न जो है वो औरंगाबाद में मनाया जाए। by Candid Dusting Powder। Candid Dusting Powder रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। महाराष्ट्र के 11.5% मुसलमानों का रहनुमा कौन? लंबे समय तक इस सवाल का जवाब चुनावी नतीजों को देखकर ये दिया जाता था कि कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां हैं जो सेक्युलर वोट की राजनीति करती हैं, ऐसा उनका दावा था। लेकिन अब 2024 है, AR अंतुले वाला ज़माना अब नहीं रहा। एक वैक्यूम पैदा हो रहा था महाराष्ट्र की मुस्लिम पॉलिटिक्स में, जिसको भरने का मंसूबा था AIMIM का। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हैदराबाद से वो लगातार चुनकर आते रहते हैं, लोकसभा जाते हैं। AIMIM के जो महाराष्ट्र को लेकर प्लान्स थे, उनको सफलता तब मिली जब महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे एक नेता का नाम उभरता है, इम्तियाज़ जलील। फॉर्मर MLA हैं औरंगाबाद के, सिटिंग MP हैं औरंगाबाद के। जब चुने गए थे तब शहर का नाम औरंगाबाद ही था, अब कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आपके हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। आप कैंपेनिंग में बिजी रहते हैं, आज आपको नमाज के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला है, उसके लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। शुक्रिया निखिल, लेकिन एक दुरुस्ती करना चाहूँगा। अभी भी ये इलेक्शन कमीशन के उस पे ये औरंगाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ही है। अच्छा ठीक है, मैं भूल सुधार करता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ज़िले का नाम चेंज किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम अभी भी औरंगाबाद ही है। पहली चीज़ हम यही जानना चाहते हैं, हमने आपके कई स्पीचेस सुने हैं और लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि दलील साहब है तो बड़े ज़हीन आदमी, खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, आपके फादर सर्जन थे। वो कहते हैं कि ये सारी उनकी अपब्रिंगिंग है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, लेकिन जब रैलियों में जाते हैं तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। इतना गुस्सा क्यों है जलील साहब में? देखिए, ये गुस्सा इसी बात के ऊपर है कि आपने जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी का और मेरा तारुफ करना शुरू किया तो आपने कहा कि इतनी बड़ी जो एक वास्ट मेजॉरिटी है माइनॉरिटीज़ के अंदर की, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? तो उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? तो शरद पवार साहब करेंगे, उद्धव ठाकरे अब करने लग गए हैं, फिर कांग्रेस करने वाली है, अशोक चौहान करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, लालू प्रसाद यादव करेंगे, नीतीश यादव करेंगे, ये सभी लोग करेंगे, मुसलमान नहीं करेगा। आप देखेंगे देश के अंदर कि हर कौम का, हर जात का कहीं ना कहीं अपना एक नेतृत्व है, चाहे आप सिखों का ले लीजिएगा है, आप दलितों का ले लीजिएगा, मुसलमानों का लीडरशिप ही नहीं चाहिए। और किसको नहीं चाहिए? यही जिनको सबको मैंने बोला हो, उन्होंने हमारे जहनों के अंदर ये बात ये रखी है कि तुम्हारा काम वोट देना है, नेता हम बनेंगे करके, लोकसभा में हम जाएंगे, विधानसभा में हम जाएंगे करके, और तुम हमारे लिए एयरपोर्ट पे जब हम आएंगे तो गुलदस्ता लेके आना है, कैमरामैन लेके आना, फ़ोटो खिंचाना हमारी, दूसरे दिन अखबार में छापना, बस यही हमारी सियासत यहीं तक थी। तो वो स्टेज के ऊपर मैं जब चढ़ता हूँ तो मुझे इसी बात का गुस्सा होता है कि इतने सालों तक तो इम्तियाज़ जलील यहाँ पर नहीं था, फिर 40 साल के बाद एक मुस्लिम MP कैसा चुनकर आता है? आप एक भी टिकट ही नहीं दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, एक सीट नहीं दिए है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कौम ने सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए हमको वोट देते रहना।
नहीं तो बहू भाजपा आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी, हमको वोट दो। नहीं तो दूसरी तरफ, अरे तुम कहाँ जाओगे, हमारे को हम तुमको जूती पे भी रखेंगे तो तुमको आखिर में हमारे को ही वोट देना है। और हमने तुम्हारे कुछ नेताओं को इस तरह से उनके जहनों में डाल दिया है कि वो आज हमारे भी शहरों के अंदर घूमते फिर रहे, हमारे शहर में घूमते फिर रहे हैं कि देखो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना। अरे काहे का आपने ठेका लेके रखे है क्या सेक्युलरिज्म का उसमें? हाँ, तो जब गुस्से में आते हैं तो स्टेज के ऊपर ये नाराज़गी लोगों को बताना ज़रूरी होता है। इस नाराजगी की रील्स भी बहुत कटती। कौन चलाता है आपका इंस्टाग्राम हैंडल? कोई नहीं चलाता है। मैं आपको इतना यकीन के आप साथ चलाते हैं? नहीं, मुझे तो कई सालों तक मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरे मोबाइल के अंदर नहीं था। ये जब 1 मिलियन फॉलोअर्स जब हुए तो वो जो बच्चे जो चलाते थे इसे, तो वो लोग मेरे पास केक लेके आए, बोले सर बहुत बड़ा अचीवमेंट है करके। मैं बोला ऐसा क्या अचीवमेंट है 1 मिलियन का? तो उन्होंने मेरा पूरा चार्ट लेके आए, बोले सर देखिए महाराष्ट्र के इतने बड़े बड़े लीडर्स, इनके इतने लाख है, इनके कुछ चंद लाख है, इनके ये है, और आप 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं करके। तब से मैंने है तो थोड़ा सा इंस्टाग्राम के ऊपर, हालांकि फेसबुक ट्विटर जो है वो मैं पर्सनली देखता हूँ ट्विटर, बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम ये वो मैं नहीं देखता हूँ। ठीक बात है। आप ये कह रहे थे कि सेकुलर वोट और इस तरह की जो भी राजनीति हुई है, मैं उसके एकदम निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि फिर वो एक बहुत बड़ा विषयांतर है। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि पिछले 3-4 सालों में बहुत चेंज हुई है पॉलिटिक्स, और उस पॉलिटिक्स की लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब 2 शिवसेनाएं हैं हमारे सामने, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस हैं, बीजेपी जैसी पहले थी वैसी है। और ये जो दोबारा ये जो रीजिग हुआ है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, उसने लैंग्वेज को भी चेंज किया। जैसे उद्धव बाला ठाकरे की जो शिवसेना है, चंद्रकांत खैरे, उनके यहाँ पे सिटिंग एमपी होते थे आपसे पहले 3 बार के, बड़े सीनियर लीडर हैं। उनके ज़माने में बान और खान का चुनाव हुआ करता था यहाँ पे, आपको याद भी होगा। अब वो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ना अच्छा हो। तो आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? क्या आपको एमबीए की तरफ से अब कभी ऑफर हुआ कि आप हमारे तरफ आ जाइए, या AIMIM की कोई बात हुई हो? नहीं, देखिए मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो शायद ही ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने मुझे ऑफर नहीं किया। किस पार्टी से? मैं आपको बहुत बता रहा हूँ ना कि शायद ही, इंक्लूडिंग बीजेपी, बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी ने, सभी ने ऑफर किया है। लेकिन मेरी दिक्कत ये है साहब कि मेरे सर के ऊपर इतने सारे लीडर्स मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम मेरे सर के ऊपर बैठ के बोलेंगे इतना बोलना, ये करना, ये हमारी पॉलिसी नहीं है करके। मेरा और अवैसी साहब का इतना अच्छा इक्वेशन है कि उन्होंने आज तक मुझे 10 सालों के अंदर कभी ये नहीं बोला है कि तुमको ये बोलना है, तुमको ये नहीं करना है करके। टोटल फ्रीडम दे के रखे हुए है करके। उसमें आपने चंद्रकांत खैरे साहब का जिक्र किया है। अब वो कितना बदलाव राजनीति के अंदर आ सकता है एक शख्स के अंदर, उनको अगर आप देख लेंगे, वो मुसलमानों को देखकर कहते थे कि ये हिरवा सांप है करके, ये हरा सांप है बोल के, ये मुसलमानों को इन्हें संबोधित कहते थे हरा सांप। खैरे साहब का स्टेटमेंट है। हमारे यहाँ के अब्दुल सत्तार जो मिनिस्टर है शिवसेना के अंदर है, उसको बोलते थे वो हरा सांप। हरा सांप का मतलब ये है कि आप पूरे मुसलमानों को है तो उस नज़रिए से देखते हैं कि आप हरा सांप। अब मुझे इतना अच्छा लगा कि 30 सालों के बाद, 30 साल शहर के ऊपर हुकूमत करने के बाद उन्हें एहसास हुआ, अरे यार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान भी रहते हैं। तो पहली मर्तबा रमज़ान ईद के मौके के ऊपर ईदगाह में आए। इससे पहले कभी नहीं? इससे पहले 30 साल कभी एहसास ही नहीं हुआ उन्हें कि मेरे ये शहर के अंदर मुसलमान भी रहते हैं करके। तो वहाँ पर खड़े हुए हैं, अरे मुसलमान तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, गले मिल रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था उसमें। और ये परिवर्तन का श्रेय अगर किसी को आपको देना है तो मुझे देना है। क्यों देना है कि 10 साल पहले मैं यहाँ का, लोग तो बीजेपी को दे रहे हैं इसका श्रेय नो कि शिवसेना में टूट हो गई, अब उनकी मजबूरी है एमबीए के साथ आना। नहीं, एमएलए जब बना मैंने तो पहले ही साल से मैंने उन शिव जयंती के कार्यक्रम में इम्तियाज़ जलील, गणपति के कार्यक्रम में इम्तियाज़ जलील, नवरात्रि के कार्यक्रम में इम्तियाज़ जलील, दिवाली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो, हर किसी की फेस्टिवल के अंदर मैं जाता। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये बंदे की एक्सेप्टेबिलिटी हर समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। तो अब मुझे कहीं ना कहीं है तो दूसरे समाज को भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो वोट बैंक था वो तो आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। अब मेरे लिए क्या करूं मैं? तो चलो मुसलमानों के उसमें जाके खड़े हो जाए करके। और अब तो मतलब वो जिस तरह से कोई मौलाना बयान देते हैं तो वो उस तरह के बयान भी देने लग गए हैं कि मुसलमानों नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते हैं आप तो जो बच्चे खड़े रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनको
ऐसा फूकते हैं तो वो सब ठीक हो जाता है करके। तो इस तरह के ये देखें तो सियासत कहाँ कहाँ तक किस किस को पहुँचा सकती है उसका परफेक्ट उदाहरण है महाराष्ट्र का। आपने जिक्र किया है, यहाँ पर राजनीति नहीं चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर राजनीति नहीं चल रही है, घटिया खेल चल रहा है कि कभी पैसे के बल के ऊपर, कभी पूरे राजनीतिक पक्ष। आपने क्या कहा आपके इसमें कि एनसीपी 2 टुकड़ों में बढ़ गई, शिवसेना 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ गई है, बीजेपी जैसी थी वैसी है। बीजेपी जैसी नहीं, ये जितने भी टूटे फूटे पड़े हुए हैं ये सब बीजेपी की कारस्तानी है। सबसे पहला उनके ऊपर दोष तो यही जाता है कि मराठी लोगों को कमज़ोर करने का अगर किसी ने इस राज्य के अंदर काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भाइयों को आपस में लड़ा देने का। मराठी मैं बाल ठाकरे का और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उनका बहुत बड़ा ये हूँ करके, लेकिन वो मराठी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता था। उसके अंदर मराठी लोगों की अस्मिता थी वो। लोग शिवसेना मतलब ये समझते थे कि हमारी अस्मिता है करके। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आसानी से काम कर दिया, मराठी लोगों को फोड़ दो, तोड़ दो, कमज़ोर कर डालो, और अब वो अपनी दुकान जैसे उनकी प्लानिंग थी अपनी दुकान वैसे ही चला रहे हैं करके। चचा भतीजे के अंदर फूट डाल दिए है, चचा को एक तरफ फेंक दिए है, भतीजे को एक तरफ डाल दिए है, अपने तरफ ले लिए है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपके स्टेटमेंट को सुन के आपके विरोधी हो सकता है कि इस वीडियो से भी रील काटें कि भाई आपने कहा बाल ठाकरे मराठियों के नेता थे। इसमें कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई मराठी तो आप भी हैं, मराठी स्पीकिंग है, महाराष्ट्र में रहते हैं जी, धर्म से मुसलमान हो सकते हैं लेकिन मराठी तो मुसलमान भी है। मैं खुद हूँ ना, मैं खुद हूँ। मैं महाराष्ट्रियन होने के ऊपर ये होता है, मैं लोकसभा का जब मैंने शपथ ले रहा था, ओथ ले रहा था, तो बहुत सारे मराठी सांसदों ने नहीं लिए थे ओथ मराठी के अंदर। इम्तियाज जलील ने अपने महाराष्ट्रन होने का एहसास दिलाते हुए लोकसभा के अंदर मराठी के अंदर ओथ लिया था। उसके अंदर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से बात कर रहा हूँ। उसके अंदर आप AIMIM को किस नज़रिए से देखते हैं कि साहब ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। शिवसेना जो है वो महाराष्ट्रियन लोगों की नुमाइंदगी करती थी, और उनके पास साबिर साहब जैसे भी एक मुस्लिम मिनिस्टर हुआ करते थे उसके अंदर। लेकिन ये इसको कमज़ोर कैसे करना, तो इनके घर में फूट डाल दो, इनके बीच में तो दरारें दीवारें खड़े कर डालो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लो करके। तो ये राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है घटिया। इंडिया में मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर इतनी घटिया राजनीति किसी राज्य के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी जो मेरे महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और आपने कहा इंक्लूडिंग बीजेपी, जहां से आपको पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसने आपको मैसेज दिया था? देखिए कुछ बातें होती है जो मैं इसके सामने, लेकिन मैं आपको साफ तौर के ऊपर बता रहा हूँ कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब जब उनका टर्म ख़त्म हो रहा था तो मुझे ओपनली आया था। महाराष्ट्र के कुछ मिनिस्टर्स ने मुझसे कहा था कि देखिए इम्तियाज़ जी, आपको अपने कम्युनिटी की अगर वेलफेयर अगर करना है, डेवलपमेंट करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा करके। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तभी जाके है तो आप अपने समाज का विकास कर सकते हैं करके। मैं बोला नहीं, आप इतने सारे बंदिशें मेरे ऊपर डाल देंगे कि साहब ये बोलना, ये नहीं बोलना, उसमें लड़ना तो नहीं, आपकी बुराई तो करना ही नहीं करके उसके अंदर। तो ऐसे उसके अंदर कौन जाने वाला है? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता बंदिश में हैं? मुख्तार अब्बास नकवी का आप नाम ले रहे हैं, कौन है? कौन मुस्लिम नेता की बात कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के? अब कहाँ है, मतलब बताइए ना मुझे, कोई एक नेता बता दीजिएगा कि जिसको है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना ये मुस्लिम फेस है हमारी पार्टी का करके ऐसा प्रोजेक्ट किया है करके। आप मुझे एक नाम बता दीजिएगा उसके अंदर। 300 के अंदर अभी कितने लड़ रहे हैं? 400 पार का सपना देख रहे हैं, उस सपने के अंदर हम कहीं आ ही नहीं रहे, हम कहीं फिट ही नहीं हो रहे उसमें। और फिर जब झूठ आप बोलेंगे उसके अंदर सबका साथ, सबका विकास, ये वो, तो ये सब चीज़ें हजम नहीं होती है भाई। आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, आपने कहा कि ऑफर आया था, लेकिन आपने AIMIM ज्वाइन की, और उससे पहले आप प्रोफेशनली जर्नलिस्ट रहे हैं, आप NDTV में रहे हैं, लोकमत में आप रहे हैं, आपका करियर रहा है ठीक ठाक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक पत्रकार ऑब्वियसली जो पॉलिटिक्स कवर करता है, अभी मैं आपसे मिल रहा हूँ और तमाम पार्टीज़ के नेताओं से मिलता हूँ, तो वो क्या कॉलिंग होती है जब वो एक अपने प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उनको एक तरफ रख के वो सोचता है कि अब मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, और वो पार्टी फिर आपके केस में AIMIM ही क्यों थी? नहीं, एक तो ये है कि लोकतंत्र के नाम के ऊपर हमने सारे
इख्तियारात या सारे पावर्स जो है वो नेताओं के हाथ में दे दिए हैं। नेताओं का मतलब ये है वो मंत्री हो सकता है, सांसद हो सकता है, विधायक हो सकता है, सारे पावर्स उसमें। आप बहुत अच्छा पढ़ लिए है, यूपीएससी टॉपर है, आप आईएएस बन गए हैं, आईपीएस बन गए हैं, आपका बॉस कौन रहेगा मुझे ये बताइए। आपको ट्रांसफ़र करने का इख्तियार किसके हाथ में रहेगा ये बताइएगा उसमें। हाँ? वही मंत्री के हाथ में रहेगा जो 8वीं पास हो सकता है, 10वीं पास हो सकता है, उसके अंदर अनपढ़ भी हो सकता जिसमें है। कोई बुराई नहीं है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट देता है। ये तो देखिए, ये डिबेटेबल ये है उसके अंदर। लोकसभा अगर है, वहाँ पे कानून अगर बनाए जा रहे हैं, और अगर आप आज एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर देखेंगे कि मतलब इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर चपरासी की, प्यून की नौकरी चाहिए, तो उसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया जाता है कि कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। हमारे प्रोफेशन के अंदर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं लाया जा रहा है? इसलिए नहीं लाया जा रहा। मोदी जी तो सब बदलाव चाहते हैं, हर चीज़ अच्छा चाहते हैं, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आ जाए, हाँ, कि कम से कम कुछ ना कुछ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाइंडिंग डाल दे, वरना कायदे कानून बनाने वाले। मैं लोकसभा के अंदर जब गया सर, मैं पहली मर्तबा देख के तो मैं दंग हो गया था कि यार ये बंदा कैसा आया होगा चुन के, इसको कौन लोगों ने चुन के दिए होंगे उसमें, तो कैसा आया। हाँ, लोगों ने मोदी जी का चेहरा, हाँ, मोदी का चेहरा देखे और यहाँ पे गवार को है तो वोट डाल दिए। हाँ, अब वो गवार वहाँ पे आके है तो कुछ नहीं करता है, सिर्फ हम खड़े रहे बोलने के लिए तो तालियां बजाता है या चीखता चिल्लाता है वहाँ पे। तो 300 आपके पास आंकड़े तो है, लेकिन कितना आपने क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, आपने क्वालिटी के ऊपर दिया ही नहीं है। इसीलिए लोकसभा के अंदर जो डिबेट का एक स्तर हुआ करता था किसी ज़माने के अंदर, सोमनाथ चटर्जी साहब के टाइम के ऊपर, अलग अलग पक्षों में हो सकते थे, लेकिन एक डिबेट का एक स्तर हुआ करता था। अब वो तो साहब भूल जाओ। अब तो दिल्ली का एक एमपी खड़े रह के है तो ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो मुसलमानों को है तो गालियाँ देता है, और स्पीकर वहाँ पे बैठे बैठे देखते रहते हैं उसमें। उन्हें बोलता बाद में सॉरी, तो स्पीकर साहब बोलते ओके माफ़ कर दिया। आपने जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उनसे संपर्क किया था उस घटना के बाद? देखिए, किसने नहीं किया था और मुझे करने की क्या जरूरत है, मुझे ये आपने बताइए। रिटर्न में मैंने कोई नहीं किया। मैंने ना हमने गए और ना हमने ये करे कि साहब इसको निकालिएगा, क्योंकि नियम है, रूल है साहब। हाँ? अगर मैं आज आपको पकड़ के है तो नहीं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछेंगे कि भाई दलील साहब मुसलमानों के नेता हैं, गाली दी गई। नहीं, कानून है। और मैं इसलिए नहीं गया है कि कल मुझे मौका मिला उसको गाली देने का तो मैं खड़े रहूंगा और उसको उसी अंदाज के अंदर गाली दूंगा और फिर बोलूंगा कि अरे स्पीकर साहब सॉरी। हाँ, तो स्पीकर बोलेंगे ओके पहले भी हुआ था, माफ़। हाँ? और अगर मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो उनको वो याद दिलाऊंगा कि साहब देश के अंदर विपक्ष के लिए और सत्ताधारियों के लिए अलग अलग कानून नहीं है, लोकसभा का नियम है, रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, आपको उसको फॉलो करना रहता। उसूलन अगर देखा जाए तो जो स्पीकर वहाँ पे बैठा था उसको कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं थी। देन एंड देयर ऑन द स्पॉट उसको सस्पेंड करना चाहिए था। आप ज़रा सा हम जाके है तो वेल के अंदर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, उसके अंदर स्पीकर साहब फ़ौरन 8 दिन के लिए सस्पेंड, 10 दिन के लिए सस्पेंड, 1 महीने के लिए सस्पेंड, चीख रहे चिल्ला रहे, जो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। मैं किसी को गालियां नहीं दे रहा हूं, मेरी मांग, मेरी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है तो मैं वेल में जाके मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, लेजिटिमेट वे से, डेमोक्रेटिक वे से। सस्पेंड कितने उदाहरण देंगे आपको हम अभी इसी सेशन के अंदर। आप या तो उन्होंने कान में है तो लोकसभा के जो रेफरी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनका जो टेन्योर था आपको पार्टिजान लगता है? नहीं, पार्टिजन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं पर्सनली अगर देखा जाए तो ओम बिरला साहब ने मुझे बहुत मौका दिया, एक फर्स्ट टाइम एमपीज़ को, और सभी की यही राय थी कि उन्होंने दिया है करके। लेकिन आप उसको इसके साथ जोड़ नहीं सकते कि भाई हाँ ठीक है ना, एक मरतबा उन्होंने गाली दे दिया है तो अब आप उसको ऐसा क्यों बता रहे हैं। उसका नियम है, रूल है। आज शुरुआत करा है उसने, कल के दिन दूसरा एमपी खड़े रहेगा, वो गाली देगा तो उनको कोई इख्तियार ही नहीं रहेगा कि उसके ऊपर एक्शन लेने का। MIM क्यों? MIM इसलिए कि ओवैसी साहब सच बोलने वाला लीडर है, और मेरे हिसाब से मेरा लीडर है बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर उनका कितना ही कट्टर दुश्मन वहां पे क्यों नहीं बैठा हो, उनका कट्टर विरोधी क्यों नहीं बैठा हो, वो बाहर निकल के ये बोलता है इम्तियाज़ जी बहुत सही बोले हैं ओवैसी साहब ने। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ विरोध करना है, तो वो उस शख्स का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सर पे टोपी है, शेरवानी है, दाढ़ी है, उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है, मैं आपको बताऊं कि जब अगर समझ लीजिएगा आज के दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को 3 बजे है तो बोलना है, तो कितने भाजपा के एमपीज आके मुझे पूछते हैं भाई
आज कितने बजे बोलेंगे साहब? हाँ, पूछते हैं लोग, पूछते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्हें बैठना है, बीजेपी सुनना है। एमपीए पूछते हैं कि वैसे कब बोलेंगे, वैसी कब बोलेंगे करके। और मैंने अपने भाषणों में ये चीज बताया है, हाँ, कि बीजेपी एमपी आके पूछते कितने बजे बोलेंगे, हमें बैठना है उनका सुनने के लिए करके। एक और चीज बताइए, मतलब ये ना, मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म उस हैसियत से ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम एक कॉम से थे, ठीक है, आप पहले जर्नलिस्ट थे, मैं जर्नलिस्ट अभी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जब आप पत्रकार थे तब बिल्कुल आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इन्हीं सारी चीज़ों को अपहोल्ड करने की ट्रेनिंग एक पत्रकार को मिलती है, उसी हिसाब से वो रिपोर्टिंग करता है, उसी हिसाब से वो जनता के सवाल उठाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी स्टोरी का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो मुसलमान है, वो दलित है, वो मराठा है, वो कुछ भी है। और आपने कहा कि अब आप पॉलिटिक्स में आकर भी आप शिव जयंती मनाते हैं, आप क्रिसमस मनाते हैं, आप ईद भी मनाते हैं, आप दिवाली भी मनाते हैं। तो भाई ये इसमें लोग एक कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढ सकते हैं कि अगर इन वैल्यूज को आप डिफेंड कर रहे थे और ये आपका नेचर है, तो फिर आपने एक ऐसी पार्टी को क्यों ज्वाइन किया जिसके नाम में मुस्लिमीन है, एक धर्म का नाम है? बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, हाँ? ऐसे कितने मैं आपको उदाहरण दूं, हाँ? किसी को उनसे एतराज नहीं है, हाँ? और अगर ये पार्टी को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलती, अगर जो पार्टियां मुसलमानों के वोट पिछले 75 सालों से लेकर आ रही है, अगर उनके साथ इंसाफ करती, तो लोग क्यों एमआईएम को यहाँ पे एक्सेप्ट करते? मुझे ये बताइए ना। वो बोलते थे यार आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे साथ तो इंसाफ है, तो कांग्रेस कर रही है। एनसीपी वाले हमारे को 10-10 टिकट देते हैं, 5 चुना कर लेकर आते हैं, एक भी चुना कर नहीं लाते, एक भी टिकट नहीं देते हैं। इसलिए मुस्लिमीन को मैदान में उतरना पड़ा कि तुमको तुम्हारा आईना दिखाना है करके उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं करके उसमें। मेरी पार्टी के अंदर देखिए कितने सारे दलित हैं, ओबीसी महिला मेरे पास से चुनकर आई हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की लीडरशिप कर रहे हैं करके। मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनको हम उजागर कर रहे हैं कि ताकि एक दिन तुमको कम से कम शर्म तो आएगी कि यार इतने साल इसको बेवकूफ़ बना रहे थे, अब वो कम से कम मुस्लिमीन पार्टी आई है तो वो हमारे को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उधेड़ के रख दे रही है करके। कैसे तय किया एआईएमआईएम ने कि इस बार जो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं 48 सीटों पे कहाँ कैंडिडेट देना है और कहाँ नहीं, क्योंकि मुसलमान तो सारी ही सीटों पर हैं? और कैसे आप लोगों ने ये तय किया है कि कुछ जगह एमवीए को का जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करना है, कुछ जगह नहीं करना है, कुछ जगह अपना कैंडिडेट उतारना है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोल्हापुर में शाहू महाराज को आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है कई जगह, लेकिन आपने एमवीए के कैंडिडेट के साथ में इसी सीट पे औरंगाबाद में ही एमवीए का कैंडिडेट है और आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये किस तरह से मैं हुआ सिटिंग है? एमपी हूँ जी, मैं सिटिंग एमपी हूँ। तो उसूलन तो ये होना चाहिए था कि एमवीए ने बोलना चाहिए था कि नहीं ये तो सिटिंग एमपी है यार, इकलौता एक है, हम तो टिकट नहीं देते, उसको रहने देना चाहिए। बात हुई थी हमने उधर? बड़ा दिल, हम हाँ कई मरतबा हमने बड़ा दिल करके हमने छत्रपति शाहू महाराज को, मैं आज तक कभी मिला नहीं हूँ ना, उन्होंने मुझे कॉल करके बोले कि मुझे समर्थन दो, लेकिन कुछ लोगों ने साहब लोकसभा के अंदर जाना चाहिए। आनंदराज अंबेडकर साहब, प्रकाश अंबेडकर के साहब नातू है, मैंने उनसे कहा भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी है जो मेरे साथ है, तो एमएलए भी था, एमपी भी था, उन्मेष पाटिल। मैंने उसको फ़ोन करा जब उसको भारतीय जनता पार्टी से वो निकल गया, उसको टिकट नहीं दिया गया। मैं बोला देख पार्टी अपनी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मित्रता एक अलग चीज़ है। तुझे मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे बिल्कुल 100% मदद कर। बीजेपी में दोस्त हैं आपके? है, बिल्कुल है। पार्टी के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है साहब, शिवसेना में हो, बीजेपी के अंदर हो, वैचारिक मतभेद होते हैं, राजनीतिक मतभेद होते हैं, दोस्ताना थोड़ी ये जी होता जी है। जी। मैं जानना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी के और एमवीए के जितने तमाम लीडर्स हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो कांग्रेस के तमाम नाना पटोले इत्यादि नेता हों, इनके बीच में क्या कोई बैठक हुई थी कि महाराष्ट्र में क्या एमआईएम को एमवीए में साथ लेना है? उन बैठकों में आप थे? नहीं, हमको तो बुलाया नहीं गया साहब, हम अनटचेबल्स है सर, हम अछूत है, हमको हाथ भी नहीं लगाएंगे वो। हाँ, लेकिन हमारे वोट पूरे चाहिए उन्हें। हाँ, क्यों? क्योंकि कोल्हापुर के लिए अप्रोच किया गया? नहीं, किसी ने अप्रोच नहीं किया था, किसी खुद एमआईएम ने तय किया? किसी एमआईएम ने खुद ने अप्रोच ये किया। लोग कहेंगे कि कैमरे के सामने देने वाला जवाब है, अंदर बात तो हुई होगी। ना, आप पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा कि हमको किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने बोला नहीं कि हमारे को मदद करें करके उसमें। अब मैं इस बारे में विचार कर रहा हूँ कि हथकड़ंगले में राजू शेट्टी साहब हैं,
किसानों का अच्छा लीडर है, मजबूत लीडर है, हाँ? उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किए कि मुझे मेरी मदद करो करके, लेकिन चूंकि मेरा कैंडिडेट नहीं है, वहाँ से मेरे जो पार्टी के वर्कर्स है, लीडर से पूछते हैं कि सर हमारा तो नहीं, हमने किसको करना चाहिए, तो मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि यार देखो जितने हैं उनमें से आप राजू शेट्टी साहब कम से कम किसानों की आवाज़ तो बुलंद करेगा वो आदमी जाके, हाँ? तो हम उनको बोलेंगे कि भैया उनको सपोर्ट कर दो करके। तो ये मुलाकात हुई थी मेरी उनसे, और ललन टॉप ने उनसे भी सवाल पूछा था कि उनकी प्रकाश आंबेडकर से क्या बात हुई वहाँ कैंडिडेट देने या नहीं देने को लेकर के। यही सवाल में हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि औरंगाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बार आपकी जीत की एक बड़ी वजह ये बताई गई कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने आपको सपोर्ट किया। इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहाँ पे कैंडिडेट उतारा है, कैसे देखते हैं आप, और क्या आपकी प्रकाश आंबेडकर से बात हुई थी आपकी या वैसे? नहीं, देखिए पार्टी की तरफ से बहुत मर्तबा हमने ये किया था कि एक सुनहरा मौका है अभी कि सब पार्टियां टूटी फूटी पड़ी हुई है, और लास्ट टाइम अगर हम साथ में आते और एक MP जीत कर लेकर आते तो इस बार आप सोचिएगा ये टूटी फूटी हालत के अंदर सभी पड़े हुए है, ज़ख्मी है, तो उसमें हम क्या नहीं कारनामा अंजाम दे सकते थे। लेकिन खैर उनका निर्णय था, उनकी पार्टी है, उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्हें कोई सादा चलता हुआ एक अम्बेडकरी मूवमेंट के किसी एक बंदे को अगर टिकट दे देते तो मैं समझ सकता हूँ। जिसको टिकट दिए है, आप अपने गाड़ी का ड्राइवर से पूछ लीजिएगा कि भैया ये MVA का ये जो वंचित का कैंडिडेट है ये कौन है करके, तो आपको इमीडिएट बोल देंगे कि साहब वो थिएटर में ब्लैक करता था वो उसके क्लब चलते हैं यहाँ पर करके उसमें। तो अगर ऐसे कैंडिडेट को दे दिए है तो आप सोचिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर, नातू बाबा साहब अम्बेडकर के उनका लेवल क्या है, और उन्होंने जिस उम्मीदवार को ये उम्मीद से भेज रहे हैं कि मैं उसको पार्लियामेंट भेजूंगा करके, तो वो कोई सब नाचने का जगह तो नहीं है, नाचने गाने का तो कोई कोठा नहीं है वहाँ पर कि आप जाकर वहाँ पे है तो लोकसभा के अंदर है तो अपना इस तरह की छिचोरी हरकतें करते रहेंगे करके। तो ये खैर उनका डिसीजन है। हाँ, पिछली बार आपकी जीत हुई उसमें ये भी बताया गया कि हर्षवर्धन यादव ने इंडिपेंडेंट फाइल कर दिया, ढेर सारे वोट उन्होंने काटे और इसलिए चंद्रकांत खैरे यहाँ से हार गए, और आपको एक थिन मार्जिन 5000 लगभग वोटों से आपकी जीत होती है। लोग कह रहे हैं कि इस बार इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, वो तो पिछली बार वोट स्प्लिट हुआ था। नहीं, पिछले टाइम अगर हर्षवर्धन नहीं रहते तो मैं 2.5 लाख की लीड से जीतता था। हर्षवर्धन के पूरे वोट मुझे मिले होते। हर्षवर्धन को वोट क्यों मिला? क्योंकि सिटिंग MP शिवसेना का जो था उसके खिलाफ वो वोट था। हाँ? तो आप क्यों ये दावा कर रहे हैं कि हर्षवर्धन को जो वोट मिला वो शिवसेना को गया होता? शिवसेना को नहीं देना था, उन्हें चंद्रकांत खैरे को नहीं देना था, तो उनके पास चॉइस थी कि हर्षवर्धन को देना या इम्तियाज जलील को देना। कुछ ने इम्तियाज जलील को डाले और एक बड़े तबके ने है तो हर्षवर्धन को दे दिया। अगर वो नहीं रहता तो वो पूरे के पूरे एंटी शिवसेना वोट था, तो वो मुझे मिल जाता और मैं 2.5 लाख की लीड से जीत के आ जाता। जी। मैं औरंगाबाद को लेकर के थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आप MLA रहे हैं 5 साल फुल टर्म, उसके बाद आप सिटिंग MP हैं, अभी 5 साल आपके भी फुल टर्म हो गए थी, अब दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ लोगों से जब मिले, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि देखो औरंगाबाद में 5 साल पहले भी 8 दिन में पानी आता था, अभी भी 8 दिन में पानी आता है, गायकवाड़ी में जो डैम है उसमें पानी भरा हुआ है, समंदर है वो, पर औरंगाबाद में पानी आ नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं MP साहब? देखिए, MP साहब ने किस लेवल के ऊपर ये मुद्दे को उठाए हैं। मैं लोकसभा के अंदर ये प्रश्न उठाया, मैं जब MLA था उस वक्त से मैं कंटिन्यूस इसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, आपके सवाल के ऊपर एक सवाल कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी साहब को एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनानी है, 8000 करोड़ रुपये उसका खर्च करने का है। कितने समय में बनाए हैं उन्होंने? महज 2 साल से 1-2 महीने ऊपर। हाँ, बना लिया आपने, यानी कि आप 8000 करोड़ रुपये का उसमें। हमारी तो छोटा सा काम है, 50 किलोमीटर की दूरी से एक लाइन खींचना है, डैम में पानी है, बिल्कुल सही है, एक 25-30 टाकियां बनाने का है उसमें। इसको 10-10 साल क्यों लग रहे हैं? इसका उत्तर मैं बताऊं आपको। आपने कम्युनिकेट की ये बात कि साहब कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मैंने मेरे भाषण है साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाषण है पार्लियामेंट के अंदर। आपने चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को कि देखिए मेरा पानी नहीं मिल रहा है मेरे? मैंने चिट्ठी नहीं, मैंने पार्लियामेंट के अंदर वो मौजूद थे जब मैंने ये भाषण किया और उनको बताया कि आप ये जो जल जीवन मिशन लेके आके बड़े बड़े भाषण यहाँ पे कर रहे हैं, मेरे शहर में 8 दिन 10 दिन के बाद पानी आता है, उसको एक मॉडल सिटी बोल के आप अडॉप्ट करिए और दुनिया को दिखाइएगा कि देखो इस शहर के अंदर 8 दिन के बाद पानी आता था, अब हमने ऐसा काम किए कि हर रोज यहाँ पर पानी मिल रहा है। उसका मैं आपको बताऊं रीजन क्या है करके। 10 साल हमारे क्यों बेकार गए? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के MP, उनकी एक कंपनी थी समांतर नाम की प्राइवेट कंपनी, ये पूरा ठेका जो है ना वो उनको देना चाह रहे थे।
10 साल है तो यहाँ के पूरी नेता मंडली, शिवसेना की, भाजपा की, कांग्रेस के भी कुछ चले गए थे उसके अंदर क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था। तो ये लोगों ने है तो 10 साल हमारे बेकार करे कि नहीं समांतर को देना है। समांतर किसकी कंपनी? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के MP सुभाष चंद्र साहा जो जी न्यूज़ के मालिक है ना, उनकी कंपनी थी। सिर्फ मैं अकेला था जिसने विरोध किया। मैं बोला मैं पानी का ठेका किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देने दूंगा करके। उसमें आखिर में उनको हकाला यहाँ से, उनको भिजाया। हाँ, अब जब काम चल रहा है तो मैं उनके नेताओं से पूछता हूं कि भैया तुमने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दी है ना कि इम्तियाज जलील बड़े आराम से वहां पे बैठ सके, AC लगा दिए, सोफा लगा दिए है, 5 स्टार होटल के जैसा बना दिए। 50 किलोमीटर की लाइन लाने में तुमको दिक्कत क्या हो रही है? आपको एक बात बताऊं, जब ये टेंडर अलॉट हुआ, आपने तो कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया, कहां से काम होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं साहब, देश का पहला ऐसा शहर होने जा रहा था। वो कॉन्ट्रैक्टर पूरे शहर का ठेका पानी का लेने वाला था। मैंने एक दिन मीटिंग के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब को बोला, जब उन्होंने बड़ी तारीफ कर रहे थे कि समांतर इतनी अच्छी मैं बोला साहब इतनी अच्छी है तो आप नागपुर को लेके चले जाइए ना, हमारे ऊपर क्यों लाद रहे? हमारे ऊपर लादने का रीज़न ये है कि यहाँ के जो नेता है अलग अलग पार्टियों के बड़े सस्ते में बिक जाते हैं। ये जहाँ पे है तो नेताओं को अपन बड़ी आसानी के साथ मैनेज कर सकते, तो उनको हमारा औरंगाबाद शहर नजर आया। उस वक्त के खासदार वही साहब, आमदार जितने भी थे सबको मैनेज किया गया। और वो पैरवी करते थे। मैं बोलता था नहीं आने दूंगा, प्राइवेट कंपनी के हाथ में तुम पानी कैसा देते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वाटर इज राइट टू लाइफ, तुम ठेका देते रहे। संसद का विशेष सत्र आया, संसद की बार बार बात आ रही है और उसके अंदर महिला आरक्षण पर जो विधेयक है उसको वो कानून बनाया गया। 2 MP थे जिन्होंने मुखालफत की, एक असदुद्दीन ओवैसी, दूसरे इम्तियाज जलील के साथ हम बैठे। क्या वजह थी? हमने है तो महिला रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया था। आप स्पेसिफाई करना कि मैंने 5 दिन का विशेष अधिवेशन बुला रहा हूं, इमरजेंसी अधिवेशन होता है ये, कि 5 दिन का स्पेशल सेशन सिटिंग ऑफ द हाउस होता है। तो आप मुझे ये बताइएगा क्या ज़रूरत थी आपको कि जब आप 2019 के अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, जब आपको पूरा यकीन है कि 2024 में हम दोबारा चुन के आए तो फर्स्ट सेशन के अंदर ये ले लेते थे, लेकिन आपको उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना था। आपने 2019 के अंदर, और फिर आपने ये स्पेसिफाई नहीं किए कि महिला कौन सी कैटेगरी की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा करके, OBCs को कितना दिया जाएगा करके। कोटा विद इन कोटा चाहते थे आप? ऑब्वियसली भाई, आप किसको, आप पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के टाइम के ऊपर है तो कंगना रनौत घूम रही थी, वो मैडम हीरोइन वहां पे टहल रही थी पार्लियामेंट के पहले दिन, और चंद दूरी के ऊपर है तो राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन के अंदर हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब की आदिवासी महिला मुर्मू जी को वहां पे बुलाया नहीं गया और कंगना रनौत वहां पे टहल रही, कुछ हीरोइंस के साथ और आई थी। क्या समस्या है अगर एक हीरोइन, एक महिला अगर जाती है पार्लियामेंट? मेरी समस्या ये है कि वो आदिवासी महिला को जो देश की राष्ट्रपति है और जो भाषणों में ठोकते रहते हैं, हमने आदिवासी को पहली महिला राष्ट्रपति, हमने आदिवासी एक महिला को बनाया, उसको बुलाना तुम्हारा सम्मान घट रहा था? हाँ, या तुम उसको दिखा रहे थे कि अब हमने तुझे राष्ट्रपति बना दिए है, हाँ, अब वहीं पे रहना, हम तुमको जब चाहे बुलाएंगे, जब चाहे नहीं बुलाएंगे करके। मुझे ये बताइए ना, अगर बुला लेते तो क्या प्रॉब्लम था? और कंगना रनौत को बुलाने में आपका इंटरेस्ट क्या था? बताइए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिएगा। ये देश के अंदर कितनी अच्छी महिलाएं हैं, हाँ, उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? ठीक है, महिलाओं की बात चल रही है। कड़वा जवाब है साहब, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यार ये बंदा सही तो बोल रहा है। देखिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। जब हम उनके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे पूछिएगा। बिल्कुल, मैं जब उनसे मिलता हूं तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? सिर्फ एक आदिवासी दलित महिला है, मुलाकात होती है तो जरूर पूछा जाएगा कि इम्तियाज जलील ये हमसे कह रहे थे। महिलाओं के सम्मान की बात चली थी। 2017 दिसंबर का वाकया है। तस्लीमा नसरीन एक ऑथर हैं, वो औरंगाबाद आती, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया आपको, वो अजंता एलोरा जाना चाहती थी, क्या वजह थी? जी देखिए, उस वक्त है तो मेरे शहर के अंदर बहुत ही डिफ़िकल्ट एक मतलब बड़ा अजीब सा एक माहौल था। शहर का माहौल में ऐसा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी करके, और ये मोहतरमा आती है कि मैं यहाँ पे रुकूंगी और 5 दिन है तो अजंता एलोरा टहल के आओगी। दुनिया भर से लोग आते हैं ना। हाँ, उस पीरियड के अंदर मुझे क्या प्रायोरिटी देखना है कि मेरे शहर के अंदर अमन रखना है, मैंने शांति रखना है, या मैडम को कहना है कि नहीं आइए आप टहलिए मेरे शहर के अंदर, टहलिएगा करके। मेरा कहना यह है सर कि जैसे आप लगातार कॉन्स्टिट्यूशन, महिलाओं के सम्मान, इन सारी चीज़ों की बात करें, ठीक बात है, और आप यहाँ के लीडर हैं, पहले MLA रहे हैं, अब MP हैं। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मान के चलिए लड़के पैशनेट हो रहे हैं, तो लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे कि जलील साहब समझाएं उन्हें, ठीक है कि ये एक ऑथर हैं, ये आएंगी, ठीक है, उनकी जो भी राय रही हो वो जाकर के अगर अजंता एलोरा घूमती हैं तो क्या दिक्कत है? मैं बताऊँ आपको,
वो मोहतरमा जब यहाँ पे आने वाली थी तो जिस होटल में वो रुकने वाली थी उसको छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया था। एयरपोर्ट के ऊपर इतनी फोर्सेस लगाई गई थी कि मानो कौन आ रहा है यहाँ पे करके, और इतना गुप्त रखा गया था। ये तो मैं एज एन एमएलए होने की हैसियत से मुझे पता चल गया कि आने वाली है, तो मैंने पुलिस से ये कहा कि आप मुझे ये बताइएगा कि आपको शहर का लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, या अभी वो महिला को है तो अभी लेके जाके है तो अजंता दिखाना है, एलोरा दिखाना है। अगर शहर के अंदर अगर अमन खराब होता है, शांति भंग होती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी पुलिस को, कि आप इतने सारे पुलिस वालों को है तो इनकी ड्यूटी के ऊपर लगा दिए है करके उसमें। तो जब समझाना तो आपका काम है, आप पत्रकार रहे हैं और इतने ज़हीन हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप समझाते लोगों को। कम से कम एक तो जना है जो मुझे मान रहा है कि मैं नहीं, जो जितनी डिग्रियां आपने ली हैं मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, आपके फैमिली बैकग्राउंड को और आपके एज ए जर्नलिस्ट आपका जो वक्त रहा है उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि आपसे एक्सपेक्टेशन लोगों की थोड़ी ज़्यादा होगी, एक जो एवरेज मतलब लड़का होगा किसी गली का उससे ज़्यादा, कि ये समझेंगे बात को। ठीक है वो एक असहजता है, लेकिन आपको समझाना चाहिए था लोगों को कि भाई ये एक चीज़ हो जाए ना तो वो घूमने दो। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस वक्त मेरे पास अगर दो ऑप्शन है कि साहब यहाँ पर है तो तस्लीमा नसरीन आ रही है 5 दिन के लिए घूमने के लिए, और मुझे ये मालूम है कि मेरा शहर जो है उस वक्त है तो ऐसे दौर से गुजर रहा था कि माहौल कुछ भी ख़राब हो सकता था, तो मेरी प्रायोरिटी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पर मैं सभी जाति धर्म और मज़हब का एमपी हूँ, मैं किसी एक जाति धर्म का नहीं हूँ, तो वहाँ पे मेरे सामने प्रायोरिटी क्या होना चाहिए था। अगर अक्लमंद एमपी रहा तो वो कहेगा कि नहीं, अमन और शांति अपने शहर के अंदर बरकरार रखने का है करके, तो मैडम आप जाइए, हाँ आप अभी फ़िलहाल मेरे शहर का वैसा माहौल नहीं है कि मैं आपका इस्तकबाल करूं, आपका स्वागत करूंगा। माहौल सुधरेगा तो तस्लीमा नसरीन का स्वागत तो होगा। आएगी भी नहीं साहब वो। इतना लिखी है उसने मेरे बारे में, इतना लिखी है कि ये गुंडा है, ये है, ये वो है करके उसमें। भाई आपको समझना चाहिए कि क्या हालात थे। मराठा आरक्षण को लेकर के आपके क्या विचार हैं? मनोज जरांगे पाटिल बिल्कुल आपके बगल के ज़िले में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मराठा लोग अच्छी संख्या में हैं। बहुत अच्छी संख्या में है। मैं साहब वो आदमी का फ़ैन बन गया हूँ, मनोज जरांगे का मैं फ़ैन बन गया हूँ। वो अपना ठीक है, अपनी लड़ाई जो लड़ रहा है मराठा समाज के लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, यहाँ से महज 45 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अंतरवाली गाँव है, वो उस गाँव का है। और मुझे भी नहीं मालूम था कि जालना डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई अंतरवाली नाम का एक गांव है करके। एक इतने से गांव का एक छोटा सा एक आदमी जो अपने गांव के हद तक ये था, जब उसके समाज को ये समझ में आया कि ये इतने सालों से अपने गांव के अंदर कभी धरने पे बैठ जा रहा, कभी आंदोलन कर रहा है अकेले, हाँ, तो लोगों को ये समझ में आया कि यार ये आदमी की ईमानदारी कितनी है, हाँ, कि इसकी कोई दखल लो मत लो, लेकिन अपने मिशन के ऊपर ये डटा पड़ा हुआ है। तो जब मैं गया वहाँ पर, उससे मिला, एक अकेला, ऐसा मैं समझता हूँ देश के अंदर ये इतना बड़ा नरेंद्र मोदी साहब के अंदर भी ये पावर नहीं है आज के दिन कि उनकी एक आवाज़ के ऊपर लाखों लोग बगैर उनके गाड़ियाँ और पैसा दिए हुए, जनरली यूजुअली होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सभा जब करना है तो 200 गाड़ियाँ भेजना पड़ता है, तो 500 लोग इकट्ठा होते हैं और वो 500 को है तो फिर 500 देना पड़ता है, तो वो आके बैठते हैं सुनते हैं करके। मनोज जरांगे का वैसा नहीं है। आज उन्हें आवाज़ दे दे आज, हाँ, कि आज रात में तुमको यहाँ पे शहर के अंदर जमा है, लाखों के लोग हैं तो वहाँ पे इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक मैसेज इसके ज़रिए गया है कि अब हमारा जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है उसके ऊपर हमारा भरोसा ख़त्म हो गया है। अब हम हमारी लीडरशिप खुद तैयार करेंगे। मनोज जरांगे को तो मैं अभी 8 दिन पहले है तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं जाके उसको साफ बोला, मैं बोला जरांगे साहब मैं आपका फ़ैन हूँ, आपकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं आप एक आम आदमी होने की हैसियत से, ना आपके पास मनी पावर है, ना मसल पावर है, ना आपके पास कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन आपने अपनी एक इमेज जो ये बहुत कुछ सीख देती है लोगों को। लेकिन मैंने कहा कि आपकी लड़ाई अगर लड़ना है तो आपको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए था। सर आप कह रहे हैं कि आप जरांगे साहब के फ़ैन हैं, और हमने ललन टॉप ने मनोज जरांगे से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आके मिले थे उनसे, तबीयत आपने उनकी पूछी थी, लेकिन फरवरी 2023 का एक वाक़या है, आपके शहर का नाम बदला, औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर नोटिफाई हुआ। आपने कहा कि पैदा औरंगाबाद में हुआ, मरूंगा औरंगाबाद में। आपने भूख हड़ताल क्रमिक चालू की, तब मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से कॉल दिया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी तरफ हिंट करके जो हिंदू मुस्लिम में इस इलाके को बांटना चाहते हैं। इसे एक हिंट की तरह लिया गया कि मराठा समाज बहुत खुश नहीं था जो आपने किया उससे।
नहीं ठीक है ना, उनकी नाराज़गी हो सकती है ना, यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की इसमें। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ था उसमें, इसका मतलब मैंने ये कहा है क्या कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज का आदर नहीं करता हूँ? मैंने 200 टाइम ये कहा है कि मैं उनका नाम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया है करके। ये तो तुमने ऐसे महापुरुषों का नाम अपने राजनीतिक एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया है, और मैंने सिर्फ औरंगाबाद के नाम का विरोध किया है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश की एक परंपरा है, इस देश का एक इतिहास है, उस इतिहास को आप कितना भी शहरों के नाम बदल ले, आप ये नहीं बदल सकते, इतिहास नहीं बदल सकते। एक एग्जांपल दूं आपको, मुंबई का वीटी स्टेशन, आपने नाम सुने होंगे, वीटी स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनस, किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया है। इन्होंने बोले नहीं हमको नहीं चलता है करके उसमें, तो उन्होंने क्या किए कि वो जो बोर्ड लगा हुआ था विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन का, वो निकाले और उसके ऊपर लगा दिए सीएसटी स्टेशन। क्या हो गया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, हकीकत क्या है? अगर आपको इतनी ही नफरत थी तो आप पूरी बिल्डिंग गिरा देना था, बोलना था नहीं इसको देख के हमें अंग्रेजों की याद आती है करके उसमें, तो आपने सिर्फ नाम बदल दिए। लेकिन आज भी अगर देखेंगे उसका आर्किटेक्चर जो है वो दिखाता है कि ये अंग्रेजों ने बनाई हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम जब विरोध करते हैं तो फौरन है तो हमारे साथ हमारे जात को, धर्म को, मजहब को जोड़ दिया जाता है कि ये साहब मैं शिवाजी महाराज को मानता हूँ, मुझे मतलब कोई ये नहीं है इसके अंदर। मुस्लिम जनरल्स थे उनकी फौज में मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी संगठन है ये लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं है। शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ा हूँ कि शिवाजी महाराज जो है उन्होंने मस्जिदों के लिए उन्होंने अपने ज़मीनें अलॉट की थी उसमें। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप किस बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं कि इम्तियाज़ जलील अगर विरोध कर रहा है तो उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को या शाहू महाराज को नहीं मान रहा है? सब एक शहर की पहचान होती है ना, असहज करती है इम्तियाज़ जलील को इस शहर की इस पहचान में जो औरंगजेब की लेगेसी नत्थी है। ये किसी असहजता का कारण बनता है? आपका जो प्रोटेस्ट था उसके अंदर तस्वीर थी, जब विरोध हुआ तब हटाई भी गई। नहीं विरोध नहीं था। देखिए साहब मैं आपको क्लियर बताऊं, उस वक्त जो है किसी शरारती तत्वों ने वो एक तस्वीर लेकर आए वहां पे, जिन लड़कों को मैं कभी जानता नहीं था, जो मेरे साथ कभी जुड़े हुए नहीं थे, अचानक मुझे नए नए चेहरे नजर आने लगे और वो अचानक है तो उन्होंने ये लिखे, तो मुझे समझ में आया कि ये कहीं ना कुछ तो भी शरारत करने के इरादे से आए है करके उसमें। तो मैंने फ़ौरन है तो उसके ऊपर ये किया कि मैं बोला भाई हम यहाँ पे अपने शहर के नाम का ये कर रहे हैं, हम किसी को ग्लोरीफाई या किसी को कंडेम करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वी वांट टू प्रोटेक्ट द नेम ऑफ द सिटी करके उसमें। इसमें मैंने क्या गलत किया है ये बताइएगा उसमें? मुझे क्या ये नैतिक अधिकार नहीं है? और आपको अगर इतना ही अगर मुस्लिम नामों से अगर नफरत है, मोदी जी अहमदाबाद का नाम क्यों रखे हुए हैं? मोदियाबाद क्यों नहीं कर दे रहे हैं? अपने नाम से बनाते हैं कि अहमदाबाद का नाम बदल, क्यों नहीं बदल रहे? मतलब आप पूरे शहरों के नाम बदल रहे हैं ना उसमें, तो अहमदाबाद का क्यों नहीं बदल रहे हैं आप? बिहार के औरंगाबाद चलता है, बिहार में औरंगाबाद है, वो चलता है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद इसलिए नहीं चलता है कि यहाँ पे तुम्हारे को अपनी घटिया राजनीति करने की थी, गंदी राजनीति करने की थी यहाँ पे। तो 30 साल है तो तुमने इलेक्शन किस बुनियाद के ऊपर लड़े? बोले औरंगाबाद पाहिजे का संभाजीनगर, औरंगाबाद पाहिजे का संभाजीनगर, इसी के ऊपर। और लोग भावनिक, नहीं हमारा संभाजीनगर, पानी के बारे में पूछे ही नहीं, रोड के बारे में पूछे ही नहीं, स्कूल हॉस्पिटल के बारे में पूछे ही नहीं, इसी मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लेते गए, खैरे साहब जीतते गए। सर आप भावनात्मक मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप सिटिंग एमपी हैं, इससे पहले एमएलए रहे हैं। आपके आलोचक कहते हैं कि देखिए काम तो एक जगह रहा, लेकिन जलील साहब भी करते तो भावनाओं की राजनीति। आपका एक स्टेटमेंट है जून 2022 का आया कि नुपुर शर्मा को अगर फांसी देनी है तो औरंगाबाद के किसी चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। उस बयान को इतना इन्फ्लेमेटरी माना गया कि वैसे साहब ने कहा कि पार्टी का स्टैंड नहीं है। मेरा भी स्टैंड नहीं है, मेरा भी स्टैंड नहीं है ये, क्योंकि मुझे मालूम है हम दोनों इतने पढ़े लिखे तो है, ओवैसी साहब भी और इम्तियाज जलील भी, कि इस देश के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसको सड़क के ऊपर लेके आ गया तो फांसी पे लटकाया जाए। मैं तो उस आंदोलन के अंदर था भी नहीं। मुझे पुलिस कमिश्नर का फोन आता है, किसी संगठन ने कर दिया, और वो संगठन करने के बाद जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मुझसे कि साहब आप यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। मैं बोला साहब अब वो लोग कर रहे हैं, तो मैं वहां पर गया। आपने स्टेटमेंट नहीं दिया था ये? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने दिया, फौरन दिया। उसके बाद आप देख लीजिएगा मेरे ऑफिस के सामने खड़े रह के, तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे बुलाया और मैं जब वहां पर गया
तो कुछ लड़के इतने ज़्यादा उत्तेजित हो चुके थे, इतने ज़्यादा वो चार्ज्ड अप हो चुके थे कि वहाँ पर खड़े रहने के लिए जगह नहीं, माइक कोई नहीं था, हमने पुलिस वालों का माइक लेके है तो उसके ऊपर खड़े। और जब मैं खड़े रहा बोलने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, तो कुछ लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाँ, कि फांसी दो करके। तो उनके टेम्पर्स को कूल डाउन करने के लिए मैंने वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया, हाँ ठीक है देंगे, आप खामोश रहिए, आप रुकिएगा करके। मुझे मालूम है ना क्या देश के अंदर ऐसा कोई कानून है क्या इम्तियाज़ जलील को नहीं मालूम है क्या कि साहब आपको फांसी पे लटकाने का है तो चलिए रोड के ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी ने यही कहा कि लॉ विल टेक इट्स कोर्स, हाँ, इसीलिए उन्होंने डिस्टेंस किया अपनी पार्टी मैं भी बोलता हूँ, लेकिन एट द हीट ऑफ द मोमेंट क्या बोलना। आप ये बताइए ना कि हजारों की तादाद के अंदर नौजवान लड़के बिल्कुल गुस्से की हालत के अंदर है, एंड उनको भी मालूम है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, हाँ? वो जो नारा कुछ लगा रहे थे उसका उनको भी मालूम है उसके, लेकिन उसके जरिए वो अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे थे कि इस महिला ने हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में है तो ऐसा बोली है, उसको फांसी मिलना चाहिए। वो भी जानते हैं कि फांसी है तो कहीं कानून के अंदर नहीं, लेकिन एक गुस्सा जताने का उनका एक तरीका था जिसको मैंने उस वक्त ये किया। मैं भी जानता हूं कि ऐसा कोई वो नहीं था, एंड दिस वाज आल्सो नॉट माय स्टैंड, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। कन्हैया लाल की जो किलिंग हुई उदयपुर में, उसके बाद मतलब आपके किस आपको क्या लगा उस घटना के बाद? नूपुर शर्मा वाले इंसिडेंट से ही संबंधित ये है, उनके ऊपर अलेजिडली उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने उनके समर्थन में केस डाला और 2 लड़कों ने जाकर के। देखिए, कोई भी समझदार इंसान इस तरह के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करेगा। AIMIM आपने आवाज उठाई कन्हैया लाल की किलिंग के खिलाफ? AIMIM असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील ऐसी हर घटना का कंडेम करते हैं जहां पर किसी हिंदू का मॉब लिंचिंग होता है और जहां पर कई सारे मुसलमानों के मॉब लिंचिंग हुए हैं करके। मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर आप कन्हैया के साथ कुछ और नाम भी जोड़ देते कि इनकी भी मॉब लिंचिंग हुई है, आपने कंडेम किएगा। हमने उन चीज़ों की भी, उन हत्याओं की भी कंडेम किए हैं और हम कन्हैया कुमार की भी कंडेम करते हैं। एक और चीज़, अगेन हमने शुरुआत की थी आपकी नाराजगी से, ख़त्म भी करना चाहते हैं। काफ़ी पैशन फ्लेयर अप हो जाते हैं। फरवरी 2024 की बात है, आपने कहा, मौलाना ने कहा कि कुत्तों का वक्त है, एक स्टेटमेंट आया था। उसके बाद आपने कहा कि तुम क्यों समझ रहे हो कि तुम कुत्ते हो? हाँ सही है ना। किसको कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मौलाना का बड़ा ये आया, उन्होंने अपने भाषण के अंदर ये बात कह डाली कि इनका वक्त आया है और अब कुत्तों का इस तरह का कुछ ये था। तो मैंने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि मौलाना ने बोले थे कि आपको, हाँ, कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ करके उसके अंदर। आप किसके बारे में? आप क्यों समझ रहे हैं कि कुत्ते हैं तो आपको बोला गया है, इस वजह से उनको जेल में डाला गया है करके? हाँ भाई, ये मतलब ये है ना उसके। हाँ, मैं कहूँगा कि साहब मीडिया वाले चोर है, हाँ, आप क्यों अपने आप को ऊपर ले रहे हैं? हाँ, मुझे ये बताइए ना उसमें। तो जब उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये कि इनका दौर आया था और अब हाँ कुत्तों का दौर आया है, अब हमारा दौर आएगा, ऐसा, तो ये कुत्ते उन्होंने अगर बोले होते कि स्पेसिफिक ये है करके, तो ये लगने वाली बात, ये चुभने वाली बात तो है ही ना। सही आप कह रहे हैं कुत्तों का वक्त है, तो जिनका है वो तो मानेंगे ही ना। किनका है मुझे बताइए। मतलब ये बात मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मजाक में हम इसको दूर कर रहे हैं, लेकिन ये बात चुभेगी सही, इतना तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अगर कहा कि आज का मीडिया चोर है, हाँ, आप अपने आप को उसके अंदर गिनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं गिनेंगे ना उसके अंदर। तो वो लोगों ने क्यों गिने और वो मौलाना को पकड़ के तो जेल में ठूस दिए कि तूने हमको क्यों बोला कुत्ता करके? हाँ, क्यों आपके दाल पे वो ये था उसमें कि यार कुछ काला नजर आ रहा था कि यार ये मेरे को बोल रहा है, इसने कुत्ता मेरे को बोल रहा है। ऐसी चीजें हैं। एक सेंसिबल अगर वो रहते थे ना तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए था। अगर मतलब कोई अच्छा पॉलिटिकल, ये क्या है आज के उसके अंदर निका मोर लॉयल देन द किंग वाला मामला है निका, तो वहाँ के पुलिस वालों को लगा कि अरे यार बॉस ने मेरे उसको बोल रहा है उसमें, तो चलो इसको अंदर डाल दे करके। तकलीफ होती है जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ओबीसी समुदाय का आरक्षण लेकर के मुसलमानों को देने की साजिश है, इनहेरिटेंस टैक्स पे उनका है कि आपकी प्रॉपर्टी लेके उनको दे दी जाएगी जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। सब इससे ज़्यादा मतलब नीचे लेवल की बात एक वजीर आज़म, पंत प्रधान, हाँ, करना पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जब वो खड़े रहते हैं, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हाँ, वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, वो मुसलमानों के भी है, दलितों के भी है, पिछड़ों के है, ब्राह्मणों के है, सबके प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अगर ये प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के कहता है कि मैं ओबीसी हूँ, हाँ, तो आप सोचिएगा कि उनके जहन के अंदर जात कितनी मायने रखती है करके। उन्होंने कहना था कि मैं ओबीसी होऊंगा अपने घर में, लेकिन पार्लियामेंट में और प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से मेरी कोई जात नहीं है करके।
और आप जब आप देख रहे हैं कि मेरा 400 पार वाला सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर वही अपने पुराने धंधे के ऊपर आ गए। पुराना धंधा क्या? हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र खींचा जाएगा, तुम्हारी जायदादें हैं तो उन लोगों को दी जाएगी जो घुसपैठिए है। कौन घुसपैठिए है? इम्तियाज़ जलील इस मुल्क में पैदा हुआ है, ये ज़मीन मेरी है और इसी मुल्क की मिट्टी के अंदर दफन होगा साहब। आप चाहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले? आपकी मांग रही है 5% आरक्षण की? मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि ये इस बात को लगातार इससे क्वेश्चन किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिलीजन के बेसिस पे आरक्षण की बात हुई ही नहीं। मैं भी नहीं मांग रहा हूँ। इम्तियाज़ जलील को तो ख़तई नहीं मिलना चाहिए, मेरे जैसे मुसलमानों को तो ख़तई नहीं मिलना चाहिए। लेकिन साहब एक बहुत बड़ा तबका है, हाँ, और वो तबका, आप भी अच्छी तरह हिंदुस्तान घूमते हैं, होटल में जब चाय पीने के लिए जाते हैं आप किसी होटल के अंदर, तो छोटा सा बच्चा आता है साहब आपको चाय देने के लिए, वो मुसलमान का बच्चा है। आप अपनी गाड़ी में जब पंक्चर हो जाता है, वो पंक्चर की दुकान पे जब जाते हैं तो पंक्चर बनाने वाला मुसलमान है साहब, रास्ते के ऊपर ठेला लगाने वाला वो मुसलमान है। उनके लिए हमने ये कहा कि कम से कम, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि मुसलमानों को 5% एजुकेशन के अंदर दो, कम से कम उतना तो दीजिए ना, क्योंकि वो पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। अगर आप उसको मतलब पीछे छोड़ देंगे तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है। अगर उसको आप कमज़ोर करेंगे तो देश ताकतवर कैसा होगा? हम चाहते हैं कि हमारा देश ताकतवर हो और उसमें रहने वाले सभी लोग उतने ही पढ़े लिखे हो, देश के अंदर तरक्की के अंदर योगदान उनका भी उतना होना चाहिए। लेकिन आपको मुसलमानों, इसलिए मैंने पार्लियामेंट में खड़े रह के मेरा एक भाषण आप सुनिए, मैंने मोदी जी सामने बैठे हुए थे, मैंने कहा कि साहब मुसलमानों ने अब रिजर्वेशन मांगने का मतलब ये है कि हम अपना सर दीवार के ऊपर फोड़ रहे हैं, दीवार की तरफ इशारा करके, क्योंकि आपने तो ये बना लिया है कि हम तुमको इस मुल्क के अंदर सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। या आपने ऐसी सोच एक डेवलप कर दी है। औरंगाबाद का नतीजा प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? 200% आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 जून को आप लल्लन टॉप के एडिटोरियल टीम्स को ये कह दीजिएगा कि मुझे औरंगाबाद जाना है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा जश्न जो है वो औरंगाबाद में मनाया जाएगा। और देखिए साहब, जीत और हार जो होती है ना, वो 1 वोट की या 1 लाख वोट की हो, मैं जीत का दावा 200% कर रहा हूं। और आपको विनती इसलिए कर रहा हूं कि उस दिन मैं देश का सबसे बड़ा जश्न जो बता रहा हूं ना, तो औरंगाबाद में होगा, तो वहां के रंगों में सिर्फ एक रंग नजर नहीं आएगा तुम्हें। आप तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि MIM का MP जीता है तो वहां पे हरा रंग उड़ाया जाएगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। नहीं, मतलब सारे लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो सिर्फ हरा रंग उड़ाया जाएगा। वहां पे भगवा रंग भी रहेगा, वहां पे नीला रंग भी उड़ाया जाएगा, वहां पे पीला रंग भी उड़ाया जाएगा। जो मेरे देश का खूबसूरत तिरंगा जिन रंगों से बना हुआ है वो पूरा रंग है, तो आपको मेरी जीत के जश्न के अंदर इंशाल्लाह दिखाई देगा। काउंटिंग के रोज इम्तियाज जी, जो भी होगा नतीजा आपने दावत दी है, उस काउंटिंग के दिन में के लिए आपको मोहलत देनी पड़ेगी, क्योंकि काउंटिंग के दिन हमें स्टूडियो में अपने जितनी आप लोगों से सारी हमारी बातचीत हो रही है, तमाम लीडर्स से हम मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो सारा निचोड़ हम अपने रिव्यूअर्स को बता रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जैसा आप कह रहे हैं, गॉड विलिंग हम कोशिश करेंगे आपसे मिलने की, और नहीं तो फिर आप अगर दिल्ली आते हैं तो फिर वहाँ हमारी मुलाकात हो जाएगी। इसी नोट पे इस बातचीत को हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ्राइडे प्रेयर्स के लिए आपको निकलना था, बावजूद इसके आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बिजी रहते हैं अपने कैंपेन में, उसके बावजूद अपने घर में हमें इस इंटरव्यू के लिए मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया उन दर्शकों का जिन्होंने इस वीडियो प्रेजेंटेशन को देखा है। औरंगाबाद से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।